अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो आपका टॉपिक है दैट इज़ स्कल बेस सर्जरी। ये आपके न्यूरोलॉजिकल ऑपरेशन जो आपका चैप्टर है उसमें से आपका टॉपिक है दैट इज़ स्कल बेस सर्जरी। अच्छा, स्कल बेस सर्जरी से क्या मतलब है इनका कि स्कल का जो बेस है उसमें अगर कोई पैथोलॉजी आए, उसमें अगर कोई ट्यूमर आ जाए, उसमें अगर कोई फ्रैक्चर आ जाए उसके बोन्स में, तो उस पर अगर हम कोई प्रोसीजर करेंगे सो दैट विल बी आवर स्कल बेस सर्जरी। सही हो गया। किस तरह आप कहेंगे कि स्कल का बेस क्या चीज़ है? पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ कि स्कल का बेस इनका क्या मतलब है इसका। सही है, इसको थोड़ा देखते हैं। अच्छा, तो स्कल क्या चीज़? स्कल ये आपके पास पूरा स्कल है। अब स्कल बेस सर्जरी से क्या मतलब है कि ये जो आपके पास पूरा स्कल है, ये वाली जगह जो आपके पास है दैट इज़ द बेस ऑफ द स्कल। ये सारी जगह जो आपके पास है दिस इज़ द बेस ऑफ द स्कल। अब यहाँ इन जगहों में अगर कोई पैथोलॉजी आती है और उसको आप ट्रीट करते हो तो दैट विल बी यूअर स्कल बेस सर्जरी। स्कल बेस क्या चीज़? स्कल बेस सर्जरी आपके पास क्या चीज़ है? ये आपके पास मिनिमल इन्वेसिव है। मिनिमल इन्वेसिव मतलब इसमें आपको कोई बड़ा इंसिजन देने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली जब हम सर्जरी परफॉर्म करते हैं तो आपको पता है कि हम क्या करते हैं, हम इंसिजन लगाते हैं। मिनिमल इन्वेसिव में क्या होता है कि उसमें इंसिजन की ज़रूरत नहीं होती। जिस तरह आपके पास एंडोस्कोपिक है तो उसमें हम जस्ट कट लगाते हैं और एंडोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट इंसर्ट कर देते हैं। इसी तरह ये स्कल बेस सर्जरी जो है ये आपके पास मिनिमल इन्वेसिव है। मिनिमल इन्वेसिव किस बेस पे है कि इसमें हम कट नहीं लगाते, मतलब हम स्कल में क्रेनियोटमी नहीं करते। क्रेनियोटमी मतलब आप जब क्रेनियम को ओपन करते हो, क्रेनियम में आप ओपनिंग क्रिएट करते हो दैट इज़ क्रेनियोटमी। तो उसमें हमें ओपनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती बल्कि हम नेचुरल ऑरिफिसेस के ज़रिए जाते हैं। आइदर हम नोज़ के ज़रिए जाते हैं या हम माउथ के ज़रिए जाते हैं। और हम कहाँ को अप्रोच करते हैं? हम इस स्कल के बेस को अप्रोच करते हैं। व्हाट इज़ स्कल बेस सर्जरी के? ये आपके पास मिनिमल इन्वेसिव टेक्निक है, मिनिमल इन्वेसिव सर्जिकल टेक्निक है जो हम किस लिए यूज़ करते हैं? जो हम डायग्नोसिस के लिए, एवल्यूएशन के लिए यूज़ करते हैं, डायग्नोसिस के लिए यूज़ करते हैं, फिर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। क्या कि यहाँ पे अगर मतलब यहाँ पे अगर पिट्यूटरी ग्लैंड आपके पास प्रेजेंट है, अगर वहाँ पे हमारे पास पिट्यूटरी जो हार्मोन्स की सिक्रेशन है उसमें अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम आ रहा है और हम इवोल्यूएट करना चाहते हैं कि इसका कोई ट्यूमर तो नहीं हुआ, तो हम इसको इवोल्यूएट कर सकते हैं। हम एंडोस्कोप इंसर्ट कर सकते हैं नोज़ के ज़रिए और अप टू हम जा सकते हैं यहाँ तक। यहाँ पे आपके पास स्फिनोइड बोन है, उसको हम ड्रिल करके आगे जा सकते हैं। तो हम इसको इवोल्यूएट, इस एरिया को हम इवोल्यूएट कर सकते हैं, हम डायग्नोसिस कर सकते हैं, हम बायोप्सी ले सकते हैं। दैट इज़ अ डायग्नोसिस। मतलब जब हम बायोप्सी लेते हैं तो दैट इज़ अ डायग्नोसिस ना। मतलब आपको पता चला है कि अच्छा यहाँ पे ट्यूमर है, तो आप बायोप्सी करते हो कि इज़ इट अ बिनाइन और मेलिग्नेंट ट्यूमर, तो आप आ सकते हो यहाँ पे, उससे बायोप्सी ले सकते हो, फिर आप उसको ट्रीट कर सकते हो। ट्रीट किस तरह कर सकते हो कि आप उस ट्यूमर को रिमूव कर सकते हो। सो दैट इज़ ट्रीटमेंट। तो किसके ज़रिए? कि आप किसके ज़रिए गए हो? नाक के ज़रिए। दैट इज़ अ मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर। सही है। अच्छा, कहाँ पे आप करते हो ये सारी चीज़ें? आप कहाँ पे करते हो? या आप अंडर साइड ऑफ द ब्रेन के, ब्रेन का, दिस इज़ योर ब्रेन, ब्रेन का जो नीचे वाला साइड है, नीचे वाला, ये आपके पास ब्रेन का नीचे वाला पोर्शन है। सही है। तो ब्रेन के नीचे वाले पोर्शन में अगर कोई प्रॉब्लम है दैट इज़ द बेस ऑफ द स्कल, या अपर वर्टिब्रा और स्पाइनल कॉलम या स्पाइनल कॉर्ड, ये आपके पास अपर वर्टिब्रे है। जो 7 सर्विकल वर्टिब्रे आपके पास प्रेजेंट है ये आपके पास अपर सर्विकल वर्टिब्रे आते हैं। तो अगर इनमें कोई प्रॉब्लम है या ब्रेन के इस बेस में कोई प्रॉब्लम है और उसको आप ट्रीट करते हो, सो दैट इज़ यूअर स्कल बेस सर्जरी विच इज़ मिनिमल इन्वेसिव। अच्छा, अब हम इसको अप्रोच कैसे करते हैं? हम मतलब स्कल के बेस तक किस तरह जाते हैं? तो कॉमनली हमारे पास जो अप्रोचेज यूज़ होती है, ये अब ये बातें आपकी बुक में इतनी डिटेल में नहीं की है ना, कि मतलब किस तरह आप जाते हो स्कल के बेस की तरफ। जस्ट बताया है कि आपके पास स्कल बेस सर्जरी है और स्कल के बेस में आपके पास ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब आप उसको अप्रोच किस तरह कर सकते हो? तो या तो आप नेज़ल, ट्रांसनेज़ल मतलब नोज़ के ज़रिए आप उसको अप्रोच कर सकते हो। इस इमेज में आप देख रहे हो, उसमें आप इंस्ट्रूमेंट इंसर्ट करके ये ब्रेन के पूरे बेस तक आप पहुंच सकते हो। या ट्रांस ओरल, एंटरिंग थ्रू द माउथ के ज़रिए भी आप एंटर हो सकते हो उसमें। व्हाट इज़ इट? स्कल बेस सर्जरी आपके पास क्या चीज़ है?
तो स्कल बेस्ड सर्जरी आपके पास क्या चीज़ है कि इसमें हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, इंसर्ट करते हैं स्कल में थ्रू नेचुरल ओपनिंग्स। अब नेचुरल ओपनिंग्स आपके पास क्या है, नोज़ है, माउथ है और अबव द आइज़ हम थोड़ी सी इंसिजन, छोटा सा इंसिजन लगा के हम इंस्ट्रूमेंट इंसर्ट करते हैं कि हम ऑपरेट करें, असेस करें चीज़ों को कहाँ पे, ब्रेन के बेस में, विदाउट परफॉर्मिंग क्रेनियोटमी। क्रेनियोटमी क्या चीज़ है, दैट इज़ द सर्जिकल ओपनिंग ऑफ द स्कल, कि हमें क्रेनियोटमी की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि हम नोज़ या माउथ या अबव द आइज़ हम थोड़ा सा इंसिजन लगा के आगे जा सकते हैं और स्कल के बेस में अगर कोई पैथोलॉजी है, कोई ट्यूमर है, कोई फ्रैक्चर है तो उसको हम जाके ट्रीट कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा, बेनिफिट्स इसकी क्या होगी स्कल बेस्ड सर्जरी के, कि इसमें लेस रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। ज़ाहिर है जब आप क्रेनियोटमी करते हैं तो आप मतलब स्कल को खोलते हैं तो इसमें इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे, और जब आप नेचुरल ऑरिफिस के ज़रिए जा रहे हो तो इन्फेक्शन के चांसेस कम होंगे। इसके अलावा सेरेब्रल स्ट्रक्चर जो नर्व्स है उसमें उनको डैमेज होने का चांस कम होगा। जब आप पूरा क्रेनियम ओपन करते हो और उसमें आप परफॉर्म करते हो सर्जरी, आप चीज़ों को इधर उधर कर रहे हो, नर्व्स है, ब्रेन है, तो उसमें इंजरी के चांसेस कम है। लेकिन जब आप नेचुरल ऑरिफिस के ज़रिए जा रहे हो, डायरेक्ट उस पॉइंट पे पहुंच रहे हो, तो आपके पास डैमेज के चांसेस कम है। इसके अलावा लेस रिस्क ऑफ डिसफिंगरमेंट एंड शॉर्टर रिकवरी टाइम, आपके पास रिकवरी टाइम भी कम होगा और आपके पास चीज़ों के बिगड़ने का खदशा भी कम होगा, क्योंकि ना आप इंसिजन दे रहे हो, ना आप बोन को काट रहे हो, बल्कि आप नेचुरल ऑरिफिस के ज़रिए जा रहे हो, तो आपके पास डिसफिगरमेंट का चांस भी कम होगा। अच्छा, कौन कौन से कंडीशंस, व्हाट कंडीशन कैन बी ट्रीटेड यूजिंग स्कल बेस्ड सर्जरी। स्कल बेस्ड सर्जरी के ज़रिए हम कौन से कंडीशन ट्रीट कर सकते हैं, तो उसमें सबसे पहले है पिट्यूटरी ट्यूमर्स। आपके स्कल के बेस, ये आपको पूरा ब्रेन, इस इमेज से आपको बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए, सही है, इसमें आपको बहुत अच्छे से वो इमेज में सब कुछ दिखा रहे हैं। अच्छा, अब इसमें आप देख लें, इसमें क्या होता है कि जो आपके पास पिट्यूटरी ट्यूमर्स है, ये आपके पास पूरा ब्रेन है और ये ब्रेन का बेस है। यहाँ पे आपके पास बिहाइंड दिस आइज़ आपके पास एक बोन्स क्रॉस हुई, दैट इज़ स्फिनॉइड बोन। स्फिनॉइड बोन में आपके पास एक एरिया है दैट इज़ जिसको हम क्या कहते हैं, दैट इज़ योर सेला टॉर्सिका। तो सेला टॉर्सिका में आपका पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। तो अगर उस पिट्यूटरी ग्लैंड, ये आपके पास क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड, अगर इस पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर हो जाए तो आप इसको बड़ी आसानी से नोज़ के ज़रिए अप्रोच कर सकते हो। आपको कोई इतना बड़ा इंसिजन लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्रेनियम को खोलने की ज़रूरत नहीं है और फिर आपको जाके उसको रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप आसानी से मिनिमल इन्वेसिव टेक्निक के ज़रिए, नोज़ के ज़रिए आप इंसर्ट हो सकते हो और उसको रिमूव कर सकते हो या उसको ओब्लेट कर सकते हो। तो दैट इज़ पिट्यूटरी ट्यूमर। इस कंडीशन को आप स्कल बेस्ड सर्जरी के ज़रिए ट्रीट कर सकते हो। कॉन्ड्रोमास, दैट इज़ द ट्यूमर्स ऑफ द स्पाइन, इनको भी आप क्या कर सकते हो, इसके ज़रिए ट्रीट कर सकते हो। इसके बाद है आपके पास मेनिंजियोमास, दैट इज़ द ट्यूमर ऑफ द मेनिंजेस। आपके पास मेनिंजेस 3 लेयर्स होती हैं जो आपके ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को क्या करती है, कवर करती है। जो आउटर मोस्ट है दैट इज़ ड्यूरा मैटर, फिर बीच में आपके पास एरेक्नॉइड मैटर है और फिर सबसे अंदर वाला दैट इज़ पाया मैटर। तो जब इन मेनिंजेस का आपके पास कोई ट्यूमर आ जाए, उसको कैंसर हो जाए, तो दैट इज़ मेनिंजियोमा। मेनिंजियोमा इज़ द ट्यूमर ऑफ द मेनिंजेस। दिस इज़ द मेनिंजेस, मेनिंजियोमा, दिस इज़ द ट्यूमर ऑफ द मेनिंजेस। तो इस कंडीशन को आप स्कल बेस्ड सर्जरी में ट्रीट करते हो। और क्या है, दैट इज़ क्रेनियोफेरेंजियोमा। क्रेनियोफेरेंजियोमा क्या है, दैट इज़ अ टाइप ऑफ ट्यूमर दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। इसके साइड्स पे आपके पास, ये जो आपके पास पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये आपके पास पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये आपके पास सेला टॉर्सिका है। तो अगर पिट्यूटरी ग्लैंड के इर्द गिर्द, उसके नियर बाय आपके पास कोई ट्यूमर होता है, दैट इज़ क्रेनियोफेरेंजियोमा, तो उसको भी आप नोज़ के ज़रिए अच्छे से अप्रोच कर सकते हो। दिस इज़ नेज़र कैविटी। यहाँ पे आप इंस्ट्रूमेंट इंसर्ट करोगे, यहाँ पे आपके आओगे यहाँ तक, यहाँ पे आपके पास है स्फिनॉइड बोन। स्फिनॉइड बोन को थोड़ा सा ड्रिल करके आप डायरेक्ट इस एरिया तक पहुँच सकते हो, ब्रेन के बेस तक पहुँच सकते हो, और यहाँ पे कोई ट्यूमर है तो आप उसको आसानी से रिमूव कर सकते हो। देन आपके पास है वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व डिसऑर्डर। ये आपके पास कौन सा नर्व है, क्रेनियल नर्व है, दैट इज़ द 8th क्रेनियल नर्व। आपको पता है कि इनर बोन में आपके पास क्या प्रेजेंट होता है, सेमी सर्कुलर कैनाल्स होते हैं, वेस्टिब्यूल होता है और कोक्लिया होता है। एक नर्व आपकी निकलती है वेस्टिब्यूल से, दैट इज़ वेस्टिबुलर नर्व।
ये देख ले, दैट इज़ वेस्टिबुलर नर्व। और एक नर्व आपकी निकलती है कोक्लिया से, दैट इज़ कोक्लियर नर्व। ये दोनों आगे जाके मिल जाती है और बनाती है वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व। ये वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व आपके कहाँ से निकली है? पोन्स एंड मेडुला के बीच से निकली है। सही है। तो वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व आपका क्या करती है? वो वेस्टिबुलर नर्व आपके बैलेंसिंग का काम करती है और कोक्लियर नर्व आपके हियरिंग का काम करती है। तो वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व कलेक्टिवली क्या करती है? आपके बॉडी बैलेंस को और आपके हियरिंग को कंट्रोल करती है। दैट इज़ द 8th क्रेनियल नर्व। तो अगर इसमें कोई डैमेज आ जाए तो इसको भी आप स्कल बेस सर्जरी के ज़रिए अप्रोच कर सकते हो और इसको ट्रीट कर सकते हो। देन आपके पास है ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया। ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया मतलब आपके ट्राइजेमिनल नर्व जो है, दैट इज़ द ट्राइजेमिनल नर्व, दैट इज़ द 5th क्रेनियल नर्व। 5th क्रेनियल नर्व है आपके पास, फेशियल नर्व है जो आपके फेस को सप्लाई करता है। सही है, आपको इमेज में नजर जो आपके फेस को सप्लाई करता है। अगर इस फेशियल नर्व में कोई डैमेज आ गया, इसको कोई प्रेशर हो गया, कोई ट्रॉमा हो गया, तो इसकी वजह से ये जो फेस को सप्लाई कर रहा है उसके मसल्स का स्पाज़म हो जाएगा और वो आपके पास दैट विल बी अ न्यूरल्जिया कंडीशन। मतलब आपका फेशियल नर्व जो है वो ख़राब हो गया है, उसकी पैथोलॉजी आ गई है, कोई प्रेशर आ गया है या वो डैमेज हो गया है, तो उसकी वजह से वो जिस जगह को सप्लाई कर रहा है वहाँ पे आपको वीकनेस और नमनेस और वो सब कुछ फील होगा। दैट इज़ द ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया। तो इस कंडीशन को भी आप आइदर नोज़ और माउथ के ज़रिए जाके आप उसको ट्रीट कर सकते हो, डायग्नोज कर सकते हो या उसको फाइंड आउट एवोल्यूएट कर सकते हो। सही है। देन आपके पास है फेशियल स्पाज़म। फेशियल स्पाज़म भी आपके पास फेशियल नर्व की वजह से ही होता है। फेशियल जो नर्व है वो आपका कंप्रेस हो जाता है, कोई ब्लड वेसल्स उसके पास से गुजरी है या कोई ट्रॉमा हुआ है जिसकी वजह से आपका नर्व कंप्रेस हो गया है, तो उसकी वजह से आपके हाफ फेस जो है दैट विल बी स्पाज़म। हीमी फेशियल स्पाज़म मतलब हाफ ऑफ द फेस, आपका आधा फेस ठीक होगा और आधा फेस क्या हो जाएगा? दैट विल बी स्पाज़म, मसल स्पाज़म आ जाएगा। इस इमेज में आपको नज़र आ रहा है, तो इसको आप ट्रीट करोगे। ये आपके पास एक कंडीशन है जो आप स्कल बेस सर्जरी के ज़रिए ट्रीट करोगे। इसके अलावा एवी आर्टेरियोवेनस मालफॉर्मेशन, ये मैंने आपको पिछले टॉपिक्स में भी डिस्कस किया था कि एवीएम क्या चीज़ है, उसमें डिटेल से मैंने बताया है, तो इसमें फिर डिटेल से बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसको मैंने बड़े अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया है कि एवीएम क्या होता है। आर्टेरियोवेनस मालफॉर्मेशन, दैट इज़ आर्टरीज और वीन्स ने एक दूसरे के बीच में बैड कम्युनिकेशन बनाया होता है। आर्टरियो मीन आर्टरीज, वेन्यो मीन्स वेनस मीन वीन्स और माल मीन बेड, फॉर्मेशन मीन बेड फॉर्मेशन। नॉर्मल वो कैपिलरी लेवल पे एक दूसरे के साथ मिलते हैं और एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं और इसमें फिर वो कैपिलरी लेवल से पहले ये एक दूसरे के साथ एक कनेक्शन बना लेते हैं और उनका पूरा प्रेशर डिस्टर्ब हो जाता है और फिर सारे वेसल्स जो है आपके पास स्वेलअप हो जाते हैं और इनके रप्चर का चांस होता है, दैट विल कॉज हैमरेज। सही है। तो अगर एवीएम है आपके पास कल के बेस में, अगर कोई आर्टरीज और वीन्स के बीच में कोई एबनॉर्मल कम्युनिकेशन बना है तो उसको आप स्कल बेस सर्जरी में ट्रीट कर सकते हो। इसके अलावा एनोरिज्म है, सेरेब्रल एनोरिज्म, दैट इज़ के जो आर्टरीज़ है उसमें अगर कोई वेसल्स की जो वॉल्स है उसमें अगर वीकनेस आ जाए तो वो बल्ब्स के सूरत में बाहर की तरफ निकल आता है। ये मैंने आपको उस टॉपिक में बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया था। इसमें क्या होता है कि ये जो आर्टरीज़ की वॉल्स है ये वीक हो जाती है, तो आर्टरीज़ में आपके पास आपको पता है कि उसमें प्रेशर ज़्यादा होता है, ब्लड प्रेशर से फ्लो करता है, तो जो वॉल का वीक वाला पोर्शन होता है, जो वीक पोर्शन ऑफ द वॉल होता है आर्टरीज़ का, तो वो क्या करता है कि दैट वहाँ से आपका बल्ब निकल आता है, मतलब उस प्रेशर की वजह से वो ब्लड उस जगह से बाहर की तरफ निकल आता है, वो एक बल्ब बना लेता है। तो कंटिन्यूसली जब प्रेशर बढ़ता जाता है और वो उस जगह पे प्रेशर पड़ता है तो वो बल्ब जो आपके पास आउटग्रोथ सी है वो बढ़ती जाती है और उसकी वॉल्स की वीकनेस और ज़्यादा होती जाती है। तो एक पॉइंट इस तरह आता है कि वो वीक वॉल रप्चर हो जाता है एंड दैट विल काज हेमरेज। फिर क्या हो जाएगा, आपके पास हेमरेज के चांसेस हो जाते हैं, हेमरेज कॉज करता है। सही है। ब्लीडिंग, हेमरेज मीन ब्लीडिंग। सही है। तो ये आपके पास अगर कंडीशन है तो उसको आप स्कल बेस सर्जरी के ज़रिए ट्रीट कर सकते हो। अच्छा, और क्या कंडीशन है जो आप स्कल बेस सर्जरी के ज़रिए ट्रीट कर सकते हो? दैट इज़ यूअर क्रेनियोस्टिनोसिस। क्रेनियोस्टिनोसिस क्या चीज़ है कि इसमें जो है इन्फेंट्स के जो स्कल के बोन्स है, आपको पता है उसके बीच में सूचर्स प्रेजेंट होते हैं, जो जॉइंट्स है दैट इज़ सूचर्स। तो वो सूचर जो है वो वक्त के साथ साथ
फ्यूज़ होते जाते हैं ब्रेन के डेवलपमेंट के साथ साथ। अब क्रेनियोस्टिनोसिस में क्या हो जाता है कि वो वक्त से पहले ही परमानेंटली वो सूजर जो है वो क्या हो जाते हैं, वो फ्यूज़ हो जाते हैं। अ कंडीशन इन विच वन और मोर ऑफ द फाइब्रस जो सूचर्स है ऑफ यंग इन्फेंट्स प्रीमेच्योरली फ्यूजेस बाय टर्निंग इनटू बोन। क्या हो जाता है कि वो वक्त से पहले प्रीमेच्योरली वो फ्यूज़ हो जाते हैं और बोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अब जब ब्रेन ग्रोथ करेगा तो उसके लिए स्पेस प्रोवाइड नहीं होगा, तो वो इर्रेगुलर ग्रोथ होगा। अगर इस बच्चे में देख लिया आप तो राइट साइड पे स्वेलिंग सी हुई है, वो क्या होगा कि मतलब जो सूचर आपके पास पहले डेवलप हो जाता है तो बाकी सूचर्स पे वो प्रेशर एक्सर्ट करता है और ब्रेन उस साइड पे बाहर की तरफ निकल आता है। तो इर्रेगुलर पैटर्न मतलब जो स्कल का जो पैटर्न है वो आपके पास पूरा चेंज हो जाएगा। किस वजह से? क्रेनियोस्टिनोसिस की वजह से, कि उसके जो सूचर्स है वो प्रीमेच्योरली फ्यूज़ हो गए। तो अब ब्रेन के पास स्पेस नहीं है, तो जहाँ पे उसको स्पेस मिलता है वो उसी तरफ निकल आता है। तो दैट विल कॉज इर्रेगुलर पैटर्न ऑफ द स्कल। तो ये कंडीशन जो है इसको आप ट्रीट कर सकते हो, ये आपके पास स्कल बेस सर्जरी में आता है। देन लास्ट जो आपके पास है दैट इज़ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड फेस्टुला। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड दैट इज़ CSF जो आपके इन वेंट्रिकल्स में बनता है, इसको मैंने पिछले टॉपिक में एक्सप्लेन कर दिया है। जो आपके दिस इज़ लेटरल वेंट्रिकल, बीच में थर्ड वेंट्रिकल, और दिस इज़ फोर्थ वेंट्रिकल जो आपके सेरिबेलम और पोन्स के बीच में है। दिस इज़ थर्ड वेंट्रिकल जो आपके थैलेमस के बीच में है। एंड दीज आर लेटरल वेंट्रिकल्स टू, आपके पास लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं जो आपके राइट और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर के बीच में होते हैं। इन वेंट्रिकल में एक कैरोटिड प्लेक्सस होता है, दे आर टाइप ऑफ सेल्स, उसमें आपके पास क्या होती है, CSF प्रोडक्शन होती है। यहाँ से आपका पूरा CSF फ्लो करता है पूरे ब्रेन में, देन जाता है अपने स्पाइनल कॉर्ड के पास, उसको भी लुब्रिकेट करता है, शॉक्स एब्जॉर्बर है। अब क्या होता है कि जब आपका ये जो बेस है इसमें अगर कोई डैमेज आ गया, कोई बोन फ्रैक्चर आ गया और आपके पास जो सब एरेक्नॉइड स्पेस है उसमें आपका CSF फ्लो कर रहा है, तो उसको अगर टेयर हो गया, आपका जो मेटर्स जो मेनिंजेस है उसमें टेयर आ गया, तो उससे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड आपका वहाँ से फ्लो कर रहा है आइदर माउथ की तरफ, नेजल कैविटी की तरफ, या जा रहा है आपके ईयर में। सो दैट इज़ एन एबनॉर्मल कम्युनिकेशन। ना फिस्टुला कहते हैं एबनॉर्मल कम्युनिकेशन, मतलब जो नॉर्मल कम्युनिकेशन है उसकी जगह किसी और जगह वो चला जाए। नॉर्मली आपका CSF ब्रेन में फ्लो करता है, जाता है स्पाइनल कॉर्ड में, यहाँ पे कोई डैमेज आ गया और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो आपके एरेक्नॉइड स्पेस है, सब एरेक्नॉइड स्पेस में जहाँ पे आपका सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट है, उसको अगर आप ड्यूरामेटर आपने डैमेज कर दिया तो वहाँ से फ्लूइड आएगा नाक में या आपके जाएगा ईयर में। सो दैट इज़ एन एबनॉर्मल कम्युनिकेशन। सो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फेस्टुला, अ कम्युनिकेशन बिटवीन द सब एरेक्नॉइड स्पेस। सब एरेक्नॉइड स्पेस का एक कम्युनिकेशन, एक रास्ता बन जाता है, किसके साथ, नेजल फोसा और लेस कॉमनली एयर कैविटी, या एयर कैविटी के साथ या नेजल फोसा के साथ उनका एक एबनॉर्मल पाथ बन जाता है और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड फिर वहाँ से जाके यहाँ आता है। सो दैट इज़ अ एबनॉर्मल कम्युनिकेशन, दैट इज़ अ फिस्टुला ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो ये भी आप कंडीशन है जो आप स्कल बेस सर्जरी में ट्रीट करते हो। That is all about this topic. Thank you.